गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे क्लास 12 के फिजिक्स के बारे में, वो भी में चैप्टर 9 के बारे में। ठीक है, जिसका नाम क्या है? किरण प्रकाश की एवं प्रकाशिक यंत्र। ध्यान से सुनिए पहले। एक यूनिट बनी है, यानी अध्याय 8, अध्याय 9 और अध्याय 10, 3 अध्याय से मिलाकर के 18 नंबर का प्रश्न बनेगा एमपी बोर्ड पे, और जिसमें एक बड़ा क्वेश्चन भी होंगे, 2-3 बड़े क्वेश्चन भी होंगे, 2-2 अंक के भी क्वेश्चन होंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी होंगे। ठीक है, अब हम इस चैप्टर के बारे में आज पूरा डिटेल से थोड़ी सी देखेंगे, क्योंकि चैप्टर तो काफ़ी बड़ा है, तो इसको हम कई पार्ट में देखेंगे। पर कुछ बातों को आप ध्यान से सुनिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, कोई भी चीज़ इतनी डिफिकल्ट नहीं है कि आप उसे समझ नहीं सकते हैं, बस आप समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, इसी के कारण आपसे वो चीज़ें बन नहीं रही हैं। तो आप कोशिश करिएगा कि जो जो चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ, या ठीक है लिख के भी दिखाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा, तो आप नोट डाउन भी करिएगा और समझने का पूर्णतः प्रयास करिएगा। बहुत ही नॉर्मल चैप्टर है, ठीक है, इसमें से कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। तो चलिए हम चालू करते हैं। देखिए, हमारा जो चैप्टर है, अगर हम बात करते हैं, ठीक है, 12th फिजिक्स में किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। ठीक है, तो कुछ चीजों के बारे में अपन थोड़ी सी जान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज तो ये कि प्रकाश क्या है। ठीक है, तो प्रकाश के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो चलिए थोड़ी देर के लिए अगर मैं बताता हूं आपको कि प्रकाश क्या। वैसे तो नॉर्मल तौर पे अगर हम कहें तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक ऊर्जा है, ठीक है, जिसके प्रति हमारी जो आंखें होती हैं वो क्या होती है? संवेदनशील होती हैं, जिसके कारण क्या होता है? किसी भी वस्तु की उपस्थिति का हमें आभास हो जाता है। यानी जब तक, अगर देखिए, हमारी आंखें सिर्फ प्रकाश के प्रति ही संवेदनशील हैं। ठीक, अगर प्रकाश नहीं हो, सोचिए, जैसे मान लीजिए ये लाइट वगैरह जल रहा है, अगर ये लाइट बंद हो जाए, ठीक है, तो क्या हम किसी भी वस्तु को देख पाएंगे? क्या नहीं देख पाएंगे। सूर्य का प्रकाश अगर हमें नहीं प्राप्त हो, तो क्या हम किसी भी चीज को देख पाएंगे? क्या नहीं देख पाएंगे। किसी भी चीज से अगर हमको प्रकाश जो हमें प्रकाशित हो रहा है, ठीक है, चाहे वो बल्ब हो, अगर बल्ब से प्रकाश निकलना बंद हो जाए, तो क्या हम किसी भी चीज को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। तो सबसे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, प्रकाश, चैप्टर 8 में आप लोगों ने पढ़ा होगा विद्युत चुंबकीय तरंगे। थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूँ विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में। ठीक है, बस शॉर्ट में मैं बताऊंगा, एक ट्रिक बताता हूँ आपको। ठीक है, हाँ, विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में एक छोटा सा ट्रिक है। लहर गांव के एक राजा अहमद को परिदर्शन हुए। मैंने क्या कहा? ये बहुत बड़ी चीज है बेटा, ध्यान रखना है, बहुत ही बड़ी चीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको क्या लगता है? ठीक है, नॉर्मल है क्या? नहीं, ध्यान से सुनिए, है तो नॉर्मल, है बहुत बड़ी चीज है ये। लहर गांव के एक राजा अहमद को परिदर्शन हुए। अब देखिए, अगर आप लहर को उठाएंगे ना बेटा, तो देखो ला से हो गया, ध्यान रखना। इस तरह याद करने का रीजन क्या है? लहर गांव के एक राजा अहमद को परिदर्शन हुए। कई बार आप पढ़िए, लहर गांव के एक राजा अहमद को परिदर्शन हुए, लहर गांव के एक राजा अहमद को परिदर्शन हुए। ला का मतलब हुआ लघु तरंगे, ठीक है, और इसकी खोज कौन की है? हर्ट्ज। ठीक है, गांव की अगर हम बात कर रहे हैं ना, गा से हुआ गामा तरंगे, ठीक ना, गामा किरणें जिसको हम कहते हैं, और वा से समझिए आप कि इसकी खोज कौन की है? बैक्यूरल। ठीक है, फिर ये के आपका साइलेंट हुआ। एक का मतलब है, अगर हम बात करते हैं एक का, एक राजा, ठीक है, ये पूरा शब्द है। एक का मतलब हुआ एक्स किरणें, ठीक ना, और इसकी खोज कौन की है? रॉन्टजन। ठीक है, अहमद में आप उठाइए और हा को उठाइए पहले, अहमद। आ से अवरक्त किरणें, हा से हर्सैल ने खोज की है, ठीक ना, मतलब अवरक्त किरणों की खोज कौन किया है? हर्सैल ने की है। मद में आपको ध्यान रखना है कि पहले आप लिखेंगे, ध्यान रखेंगे, दा से है आपके पास दीर्घ किरणें, ठीक है, दीर्घ किरणें, जिनकी खोज कौन की है? मार्कोनी। मां से क्या है? मार्कोनी। को साइलेंट है आपका। परी का मतलब क्या हुआ? देखिए, पा से परावैग्निक किरणें, परावैग्निक किरणों की खोज क्या की? कौन के हैं? रिचर। कहीं कहीं पे रिटर भी लिखा रहता है, तो रिचर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद आपके पास क्या है? दर्शन। ठीक है, दर्शन मतलब क्या हुआ? दृश्य प्रकाश, और दृश्य प्रकाश की खोज किसने किया है? न्यूटन ने। और ये आपके पास क्या हो गया? हुए वर्ड जो है वो क्या है? कुल मिला के आपके पास वो साइलेंट है। तो देखिए, यहां से क्या हुआ? 1 2 3 4 5
6 और ये 7। विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में कितनी आपके पास, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में कितनी तरंगे रखी गई, किरणें रखी गई, 7 किरणें हैं, ठीक है ना। याद हो जाना चाहिए, ऐसा इसलिए ताकि आपको बिल्कुल नॉर्मल तौर पे याद हो जाए। मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में आ गया, पूछ लिया, तो आप तो बता ही नहीं पाएंगे ना इस केस में, इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि लघु तरंगों की खोज कौन किए थे, हर्ट्ज किए थे, गामा किरणों की खोज बैक्यूरेल किए थे, ठीक ना, एक्स किरणों की खोज रॉन्टजन किए थे, अवरक्त किरणों की खोज हर्सेल किए थे, ठीक ना, दीर्घ तरंगों की खोज मार्कोनी किए थे, ठीक ना, पराबैंगनी किरणों की खोज रिचर किए थे, दृश्य प्रकाश की खोज एन मतलब न्यूटन ने किया था, ना से क्या हो गया, न्यूटन ने किया था, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अच्छा चलिए ध्यान से सुनिएगा। अब अच्छा, खोज करने का ये मतलब नहीं है कि वो कहीं से लेके आके आ गए, ठीक है, कि भैया हम ये प्रकाश लेके आ गए और ये देखो हमने दृश्य प्रकाश की खोज कर लिया, ऐसा नहीं है। दृश्य प्रकाश तो पहले से नेचर में प्रेजेंट है, बस उसके बारे में उन्होंने इतना ज्यादा डिटेल से बताया था, ठीक है, कि उनके नाम पे पड़ा कि ये दृश्य प्रकाश की खोज जो है वो किसने किया है, न्यूटन ने किया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, नेचर में सारी चीजें प्रेजेंट है, बस उसके बारे में कितने अच्छी तरीके से आप डिस्क्राइब कर पा रहे हैं, ठीक है, बस इसीलिए उनका नाम चलने लग जाता है, और बाकी और कुछ नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ये अगर आपको उचित लगे तो आप लिख लीजिएगा, मैं भी यहाँ से हटा रहा हूँ। अच्छा, पहली चीज हम बात करते हैं किसके बारे में, प्रकाश के बारे में, ठीक है, किसके बारे में, प्रकाश के बारे में। तो ध्यान से सुनिए, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में जिन तरंगों का तरंग दैर्ध्य, ठीक ना, यानी जिसको हम कहते हैं तरंग दैर्ध्य, मतलब जिसको हम वेवलेंथ के नाम से जानते हैं, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में जिन तरंगों का तरंग दैर्ध्य 400 nm से, यानी 400 nm का मतलब क्या हुआ, 400 नैनोमीटर की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जिन तरंगों का तरंग दैर्ध्य क्या होता है, यानी तरंग दैर्ध्य का मतलब वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से लेकर के 750 नैनोमीटर होता है, ठीक है, क्या होता है, अगर हम बात कर रहे हैं 400 nm से कितना 750 nm होता है, ठीक है। विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में जिन विकिरणों का वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य, ठीक है, जिसको हम वेवलेंथ कहते हैं, जिसको तरंग दैर्ध्य ये है वेवलेंथ। विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में जिन विकिरणों का वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य 400 nm से, nm मतलब नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर लगभग होता है, उन्हें हम प्रकाश कहते हैं। वो क्या है, प्रकाश है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, हम ये भी कह सकते हैं नॉर्मल भाषा में कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसके प्रति क्या होता है, हमारी आंखें संवेदनशील होती हैं और हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। अच्छा, शुरुआती तौर पे ये माना गया, जैसे जैसे व्यक्ति की समझ बढ़ती गई वैसे वैसे ये पता लगा पाना आसान हो गया कि व्यक्ति क्या था, जो प्रकाश है वो एक सरल रेखा में चलती है, और प्रकाश की अगर हम बात करते हैं और एक सरल रेखा में चलती है और इसकी चाल परिमित है, परिमित का मतलब लिमिट है, परिमित का मतलब ये होता है, परिमित अपरिमित अगर हम बात करें, लिमिट अनलिमिटेड, ठीक है, तो लिमिट का मतलब ये है, परिमित का मतलब ये है कि इसकी चाल को हम माप सकते हैं, ठीक है। अच्छा, शुरुआत में प्रकाश की चाल को कितना बताया गया था। अच्छा, एक वर्ड और आता है निर्वात। निर्वात क्या होता है, कल्पना करिए कि जैसे ये वायुमंडल है, तो वायुमंडल में वायु तो भरा है, फिर एक वायुमंडल की लेयर खत्म होने के पश्चात ऊपर वायु तो नहीं है, ठीक है, तो ऊपर वाला भाग जहां वायु प्रेजेंट ना हो उस भाग को हम क्या कहते हैं, निर्वात कहते हैं। तो हम बात कर रहे हैं पहले प्रकाश की चाल के बारे में, किसके बारे में, प्रकाश की चाल कि जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया प्रकाश की चाल को भी मेजरमेंट कर लिया गया। तो रियल में अगर हम बात करते हैं तो प्रकाश की जो चाल होती है वो होती है 2.99, ध्यान से सुनिएगा, प्रकाश होती है, प्रकाश की चाल क्या होती है 2.9979, ठीक है, इंटू, ठीक है, और सारे डिजिट होते हैं, इंटू 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन ठीक है, देखिए 2.99 है, ठीक है, तो 2 पॉइंट अगर हम 99 की बात कर रहे हैं, ठीक है, 2.9979 तो ये मान होता है, लेकिन जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक ना, जो हमसे पूछा जाता है, तो प्रकाश की चाल रियल में हम क्या ले लेते हैं, इसी को 2.99 को हम क्या ले लेते हैं 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। अच्छा, प्रति चाहे तुम ऐसे बना के लिख दो और चाहे आप इसमें क्या कर दो, पावर में -1 डाल दो, ठीक है, दोनों सेम ही बात है। ये आपके पास क्या प्रकाश की चाल है। अच्छा, अगर आप चाहें तो एनसीईआरटी बुक में आप देख लीजिएगा, ठीक ना, प्रकाश के बारे में बताया है, ठीक ना, कि 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर जिन भी विकिरणों का तरंग दैर्ध्य होता है उन्हें हम प्रकाश कहते हैं। और प्रकाश की चाल जो होती है वो क्या होती है, इतनी होती है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इतना यूज करते हैं, मानते हैं, माना भी गया है, ऐसा नहीं है, हम लोग मान के इतना ही यूज करते हैं। ऑब्जेक्टिव वगैरह में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारा जो मेन
मोटिव है वो मेन ये है, ठीक है। ये तो मान लीजिए ठीक है कि अपन ने मान लिया। हमको यहाँ पे इस चैप्टर में सीखना क्या क्या है, ध्यान से सुनिए और समझिए। हम पहले यहाँ पे सीखेंगे प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। हमको क्या सीखना है, प्रकाश का परावर्तन। चलिए हम ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, प्रकाश के परावर्तन के बारे में। प्रकाश का परावर्तन, ठीक। ये हमारा मेन पॉइंट है। हमको जो जो टॉपिक सीखना है, क्योंकि ओवरव्यू थोड़ी सी आपके लिए जरूरी था। अब हम बात करते हैं क्या, प्रकाश के परावर्तन के बारे में। अच्छा, प्रकाश के परावर्तन से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। दो वर्ड आप जानिए, एक समांगी और एक विषमांगी। समांगी का मतलब आप यही समझिए कि जैसे मान लीजिए आप पानी ले लिए थोड़ी देर के लिए, नॉर्मल की बात, बहुत ही आसान भाषा में समझाना चाहता हूँ आपको। जैसे पानी ले लिए आप, अच्छा पानी ले लेंगे तो वो एक समान है पूरा, ठीक है, उसके कण सब एक समान है, तो समांगी माध्यम हुआ। अब मान लीजिए पानी और हम तेल भी ले लिए, तो दोनों क्या हो गए, मिल गए, और मिलने के पश्चात क्या उनके अणु बिल्कुल मिलके इक्वल हो सकते हैं क्या, पानी और तेल के? हो ही नहीं सकते। यानी पानी अलग होगा, तेल अलग दिखाई देगा आपको। इस केस में क्या होगा, इस केस में होगा कि वो है विषमांगी माध्यम, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे यूज होने वाला है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, ध्यान से सुनना और समझने का प्रयास करना है कि मैं क्या बताने वाला हूँ कि प्रकाश का परावर्तन आखिर रियल में है क्या। देखिए, अब जो प्रकाश है हमने ये जान लिया, ठीक है, कि प्रकाश क्या होती है, एक सीधी सरल रेखा में चलती है, गमन करती है। प्रकाश की चाल क्या है, परिमित है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। प्रकाश की चाल क्या है, परिमित है। और प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, याद करके रख लीजिए बिल्कुल। हाँ, अब प्रकाश का परावर्तन हम बात कर रहे हैं कि प्रकाश का परावर्तन आखिर है क्या। तो चलिए ध्यान से देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। देखिए, मैं लिख भी देता हूं। जब कोई प्रकाश किरण किसी समांगी, अच्छा समांगी का मतलब अभी मैंने बता रखा है। आप समांगी की बात ध्यान से सुनिए। जैसे वायु तो एक ही प्रकार का माध्यम हुआ ना, तो ये इसके लिए समांगी कहलाया, ठीक है। जब कोई प्रकाश किरण किसी समांगी माध्यम से चलकर किसी चमकदार पृष्ठ पर आपतित होती है तो परावर्तन के, या फिर आप ये कह सकते हैं आपतित होती है तो टकराकर, या फिर आप ये भी बता सकते हैं कि चमकदार सतह से टकराकर। ये लिख दीजिए, पूरा ही लिख लीजिए आप। तो जब देखिए, जब कोई प्रकाश किरण किसी समांगी माध्यम से चलकर किसी चमकदार पृष्ठ पर आपतित होती है तो चमकदार पृष्ठ से टकराकर, तो वह चमकदार पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में जहां से वो आती है, जिस माध्यम चाहिए, समांगी माध्यम चाहिए ना, तो समांगी माध्यम में ही जाएगी ना, सीधी बात है। तो वह चमकदार पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए, जब कोई प्रकाश किरण किसी समांगी माध्यम से चलकर किसी चमकदार पृष्ठ पर आपतित होती है तो वह चमकदार पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। याद कर लीजिए, जब कोई प्रकाश किरण किसी समांगी माध्यम से चलकर किसी चमकदार पृष्ठ पर टकराती है, ठीक ना, यानी आपतित होती है, चमकदार पृष्ठ पर क्या होती है, आपतित होती है, तो वह चमकदार पृष्ठ से टकराएगी और टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास करिएगा।
ये आपका चमकदार पृष्ठ है, मान लेते हैं अपन के पास। अच्छा, ये जो मैं लाइन खींच रहा हूँ, इस लाइन का मतलब है कि पॉलिश लगा है, ये पॉलिश वाली सतह है, मतलब प्रकाश किरण जो है ना वो आर पार हो ही नहीं सकती। जैसे आप मिरर को देख लिए, मिरर को देखिए जिसको हम आईना कहते हैं, अगर कभी वो टूट जाता है तो आप देखिएगा पीछे एक पॉलिश लगा हुआ होता है, उस पॉलिश से प्रकाश किरण जब भी आती है तो कभी भी टकरा के वापस मतलब पीछे बैकआउट होकर नहीं जाएगी। कहने का मतलब कि आके आर पार नहीं हो सकती, पारदर्शी माध्यम नहीं होता है वो। तो ये आपके पास क्या हुआ, अगर हम देख रहे हैं, अब देखिए ये आपके पास प्रकाश किरण आई किसी समांगी माध्यम से चलकर, चमकदार सतह पर टकराई और वापस रिफ्लेक्ट हो गई, चली गई। ठीक, अब जब ये चली गई तो यहाँ पे जाने पर क्या हो जाता है, ये एक यहाँ पे अभिलंब बन जाता है। क्या बनेगा, एक अभिलंब बनेगा। अब देखिए ये प्रकाश किरण आ रही है और ये प्रकाश किरण क्या हो रही है, टकरा करके जा रही है। इसको मैं नाम दे देता हूँ कि ये P है, ये Q है, ये क्या हुआ R है। ये अभिलंब को मैं नाम दे देता हूँ कि भैया ये क्या है, N है। ठीक है, एक मैंने नाम दिया। अब ध्यान से सुनिएगा, प्रकाश किरण आई, ठीक है, ये हमारे पास है, इंडिकेट कर दीजिए, ये है चमकदार पृष्ठ या सतह कह सकते हैं आप। ये जो है ये बेटा है पॉलिश सतह, मतलब यहाँ पे पॉलिश लगा हुआ है। ये जो आ रही है ये है आपतित प्रकाश किरण। बेटा ये टकरा के चली गई तो इसे हम कहेंगे परावर्तित प्रकाश किरण। आपतित प्रकाश किरण, परावर्तित प्रकाश किरण के मध्य में एक लंब बनता है जिसे हम क्या कहते हैं, अभिलंब। क्या कहेंगे, अभिलंब। ठीक, अब ध्यान से सुनिए, आपतित प्रकाश किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाले कोण को हम कहते हैं आपतन कोण, और आपतन कोण को हमेशा आई से ही लिखा जाता है। ठीक है, अभिलंब और परावर्तित प्रकाश किरण के मध्य बनने वाले कोण को कहते हैं परावर्तन कोण, जिसको हम किससे लिखते हैं, स्मॉल r से लिखते हैं। ध्यान से सुनना और समझना है। ये तो हमने लिख लिया, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं टॉपिक बना रहा हूं, थोड़ी देर के लिए स्टार पॉइंट बनाता हूं, आपतित प्रकाश किरण, आपतित प्रकाश किरण। अगर मैं बात कर रहा हूं आपतित प्रकाश किरण के बारे में, तो देखिए चमकदार सतह की ओर आने वाली प्रकाश किरण को आपतित प्रकाश किरण कहते हैं। बस इतना ही आपको लिखना है। चमकदार पृष्ठ बोल दीजिए चाहे सतह बोल दीजिए, एक ही बात है। चमकदार पृष्ठ की ओर आने वाली किरण को, ठीक है, हम क्या कहते हैं, प्रकाश किरण को आपतित प्रकाश किरण कहते हैं। ध्यान से सुनिए, चमकदार सतह की ओर या चमकदार पृष्ठ की ओर आने वाली प्रकाश किरण को हम आपतित प्रकाश किरण कहते हैं। आप डिफिनेशन खुद लिख लीजिएगा, 12th स्टैंडर्ड है, थोड़ी सी चीजों को समझिए। हम बात कर रहे हैं परावर्तित प्रकाश किरण। अब ध्यान से सुनिए, चमकदार सतह या चमकदार पृष्ठ से टकराकर जाने वाली प्रकाश किरण को हम क्या कहते हैं, परावर्तित प्रकाश किरण कहते हैं। ठीक, तीसरा पॉइंट, अभिलंब। ठीक, आपको लिखना भी है, आप लिखेंगे भी, जो मैं बोल दिया हूं वो आपको लिखना भी है। देखिए, आपतित प्रकाश किरण और परावर्तित प्रकाश किरण के मध्य एक लंब बनता है। ठीक है, क्या बनता है, एक लंब बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अब बनेगा आपतन कोण। क्या बनेगा, आपतन कोण। आपतन कोण की डिफिनेशन क्या होनी चाहिए, ध्यान से सुनिए। आपतित प्रकाश किरण और अभिलंब के मध्य, आप देखिए दिख भी रहा है, आपतित प्रकाश किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाले कोण को हम कहते हैं आपतन कोण कहते हैं। और आपतन कोण को लिखा जाता है किससे, आई से। किससे लिखते हैं, आई से लिखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट आपका बनेगा परावर्तन कोण। क्या बनेगा, परावर्तन कोण। ठीक, देखिए परावर्तित प्रकाश किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाले कोण को हम कहते हैं परावर्तन कोण, और इसे हम लिखते हैं आर से, स्मॉल आर से लिखते हैं। याद होना चाहिए, ये पॉइंट मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूं ताकि आप लिख भी सकते हैं, अपने नोट्स में लिख सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव के तौर में पूछा जा सकता है कि चमकदार सतह की ओर आने वाली प्रकाश किरण को हम क्या कहते हैं, तो चमकदार सतह की ओर आने वाली प्रकाश किरण को हम आपतित प्रकाश किरण कहते हैं, और चमकदार सतह से टकरा कर जाने वाली प्रकाश किरण को क्या कहते हैं, तो परावर्तित प्रकाश किरण कहते हैं। आपतित प्रकाश किरण और अभिलंब के मध्य जो लंब बनता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे अभिलंब कहते हैं। आपतित प्रकाश किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाले कोण को हम कहते हैं आपतन कोण, जिसे हम आई से लिखते हैं। आपतन कोण को सिर्फ आई से लिखेंगे।
परावर्तित प्रकाश किरण, देखिए परावर्तित प्रकाश किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाले कोण को हम क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक, चाहे तो आप यहाँ पे हिंदी में भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आप यहाँ पे लिख सकते हैं आपतन कोण। ये क्या है? आपतन कोण। और ये क्या है? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, ये है आपका परावर्तन कोण। ठीक, ऐसा करके तो ये आप अपने दिमाग में बिल्कुल रख के रखिए, रट लीजिए पूरी तरह से। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं परावर्तन के नियम के बारे में। किसके बारे में? परावर्तन के नियम। प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश के परावर्तन के नियम को समझाइए। पेपर में आ सकता है, प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश के परावर्तन के नियम को समझाइए। तो बेटा प्रकाश का परावर्तन तो आपने जान लिया कि जब कोई प्रकाश किरण किसी समांगी माध्यम में से चलकर किसी चमकदार पृष्ठ पर आपतित होती है तो क्या होता है? आपतित होती है और टकराने के पश्चात वो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम क्या है? ध्यान से सुनिए। आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान, कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। अच्छा, नियम ऐसे नहीं बना दिए गए हैं। नियम बनाने में ठीक है बहुत सारी चीजों को देखा जाता है। कई बार प्रैक्टिकल भी किया गया कि देखिए ये आपतित प्रकाश किरण है, टकरा के जा रही है और यहाँ पे अगर अभिलंब बन रहा है तो यहाँ का मान जो है वो यहाँ के मान के बराबर ही पाया गया। तो आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। कहने का मतलब ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है, खूब पूछा जाता है। क्या पूछता है प्रश्न में, पेपर में कैसे पूछता है? यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान खाली स्थान होगा, कितना होगा? 30 ही होगा। क्यों? क्योंकि पहले तो बता रखा है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है ये। तो इतना आपके दिमाग में होना चाहिए कि अगर आपतन कोण का मान 100 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान भी 100 डिग्री ही होगा। ये कंफर्म है बिल्कुल। तो आपतन कोण का मान जो होता है वो क्या होता है? परावर्तन कोण के मान के क्या होता है? बराबर होता है। रट लीजिए। कहने का मतलब ये हुआ कि I जो है वो R के बराबर होता है। आपतन कोण यदि 100 है तो परावर्तन कोण भी 100, यदि आपतन कोण का मान 50 तो परावर्तन भी 50, परावर्तन 50 तो आपतन भी 50। कहने का ये मतलब है। अब हम बात करते हैं सेकंड नंबर। ठीक है, दूसरा नियम क्या कहता है? ध्यान से सुनिएगा। पहले देखिए, आप लिखेंगे आपतित प्रकाश किरण, आपतित प्रकाश किरण कॉमा परावर्तित प्रकाश किरण और आपतन बिंदु पर। ध्यान से देखिए, आपतन बिंदु मैं आपको बता देता हूं, दिखा देता हूं। ये बेटा आपतन बिंदु, यहां पे हम क्या कहेंगे? ये वाले पॉइंट को हम क्या कहेंगे? कलर चेंज कर देता हूं मैं। ये वाला जो पॉइंट है ना आपका, ये वाला पॉइंट जहां पे तीनों हैं, इसी को हम कहते हैं आपतन बिंदु। इसे हम क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। ठीक, अब मैंने क्या कहा कि सेकंड नियम, आपतित प्रकाश किरण, परावर्तित प्रकाश किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों। ठीक, अभिलंब तुम्हारे पास अगर हम बात कर रहे हैं, ये नॉर्मल भाषा में भी अपन लिख सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल भाषा में ऐसा लिख सकते हैं कि आपतित प्रकाश किरण, परावर्तित प्रकाश किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं? आपतन बिंदु पर ही स्थित होते हैं। मतलब एक ही बिंदु पर क्या होते हैं? कुल मिलाकर के स्थित होते हैं। ठीक, तो ये बन जाएगा आपका ये अभिलंब सदैव, ऐसे लिख दीजिए सदैव तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। एक ही तल में स्थित होते हैं। आपतित प्रकाश किरण, परावर्तित प्रकाश किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब सदैव तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। मतलब आपतित प्रकाश किरण, परावर्तित प्रकाश किरण और अभिलंब तीनों सदैव क्या होते हैं? आपतन बिंदु पर स्थित होते हैं। आप नॉर्मल भाषा में लिख लीजिए, सबसे अच्छा है। ऐसे लिखिए,
आपतित प्रकाश किरण है, मतलब वही था, आपतित प्रकाश किरण, परावर्तित प्रकाश किरण और अभिलंब, अभिलंब तीनों सदैव आपतन बिंदु पर स्थित होते हैं। देखिए आपतित प्रकाश किरण आप देख लीजिए, अगर आपको दिखा रहा हूं तो आप देख लीजिए, आपतित प्रकाश किरण, परावर्तित प्रकाश किरण, आपतित प्रकाश किरण, परावर्तित प्रकाश किरण और अभिलंब तीनों आपतन बिंदु पर ही सदैव स्थित होते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हुआ, एक दूसरा नियम हुआ आपका, याद कर लीजिए कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। दूसरा नियम क्या है, आपतित प्रकाश किरण, परावर्तित प्रकाश किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं, तीनों सदैव आपतन बिंदु पर स्थित होते हैं। बस ये दूसरा नियम है, रट लीजिए, नॉर्मल सा केस है। फिर से देखिए, ठीक है, जब कोई प्रकाश किरण किसी समांगी माध्यम से चलकर किसी चमकदार सतह पर या पृष्ठ पर आपतित होती है तो टकराकर वह क्या हो जाती है, उसी माध्यम में क्या हो जाती है, वापस लौट जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब प्रकाश का परावर्तन में दो नियम क्या है, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। आपतित प्रकाश किरण, परावर्तित प्रकाश किरण और अभिलंब तीन के तीनों क्या होते हैं, तीनों सदैव आपतन बिंदु पर ही स्थित होते हैं। कहाँ स्थित होते हैं, आपतन बिंदु पर स्थित होते हैं। इस बात को आप ध्यान रख लीजिए, नॉर्मल सतह है ये। अच्छा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अगर हम बात करते हैं तो दूसरे कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करते हैं तो पहला आपका परावर्तन आएगा, पेपर में आ सकता है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। प्रकाश के परावर्तन को आप क्या करेंगे, उदाहरण सहित, प्रकाश के परावर्तन क्या है, प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। ऐसा भी आपसे क्वेश्चन 2 नंबर या 3 नंबर में पूछ सकता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट केस के बारे में। अच्छा, दूसरा केस हमारा क्या है, प्रकाश का परावर्तन हो गया। अब प्रकाश के परावर्तन के पश्चात अगर हम कुछ चीजों को जान लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, ज्यादा अच्छा रहेगा, तो चलिए देखते हैं कुछ चीजों के बारे में अपन। ये तो आप लिख ही नहीं होंगे। लीजिए, तो प्रकाश का परिवर्तन क्या था, जब कोई प्रकाश किरण किसी समांगी माध्यम से चलकर किसी चमकदार पृष्ठ पर आपतित होती है तो वह चमकदार पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को हम प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। और परिवर्तन का नियम क्या है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है और आपतित प्रकाश किरण, परावर्तित प्रकाश किरण और अभिलंब तीनों सदैव आपतन बिंदु पर स्थित होते हैं। ठीक, ये आपका था परावर्तन का नियम। अच्छा, नेक्स्ट केस अगर हम बात करते हैं, ये तो हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका अगला टॉपिक क्या है ये हम बताते हैं आपको। तो अगले टॉपिक में ही बात हो रही है, तो हम पहले कुछ चीजों को जान लेते हैं, ठीक है। वैसे ये 10th लेवल का था, लेकिन अगर आप यही नहीं जानेंगे तो आप कुछ नहीं जान पाएंगे फिर। तो अगर हम बात करते हैं, परावर्तन हो गया, थोड़ी से हम बात करेंगे दर्पण के बारे में, ठीक है, कि आखिर दर्पण क्या है और दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं दर्पण के बारे में, ठीक है। तो दर्पण का कॉन्सेप्ट अपन देख लेते हैं और दर्पण के कॉन्सेप्ट के बाद हम बात करेंगे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, ठीक। तो दर्पण क्या कहलाता है, दर्पण की अगर बात करते हैं तो दर्पण एक ऐसी युक्ति होती है जो लगभग अपने पर आपतित संपूर्ण प्रकाश किरण को क्या कर देती है, परावर्तित कर देती है। अच्छा, दर्पण जो है वो अगर हम बात करते हैं 2 प्रकार का होता है, ठीक है। वैसे तो दर्पण की बात हम पहले करते हैं, पहले हम गोलीय दर्पण के बारे में बात करेंगे, ठीक है। फिर गोलीय दर्पण से प्रकार बनेगा, तो गोलीय दर्पण से बनेगा एक तुम्हारे पास अवतल दर्पण, एक बनेगा तुम्हारे पास उत्तल दर्पण, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं कुछ चीजों के बारे में, पॉइंट बात कर लेते हैं। आपकी बुक में क्या क्या दिया गया ये देख लेते हैं पहले। तो चलिए देखते हैं, हम बात करते हैं दर्पण के बारे में थोड़ी से। पहले हम गोलीय दर्पण के बारे में बात करते हैं, फिर उसके बाद तो सारी चीजें चलेंगी। गोलीय दर्पण, ठीक। अच्छा, गोलीय दर्पण क्या है, सीधी सी बात है, गोलाकार दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं, बात खत्म। क्या, गोलाकार दर्पण को गोलाकार दर्पण को
गोलीय दर्पण कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक, गोलाकार दर्पण को हम क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। चलिए बनाते भी हैं और देखते भी हैं। ये गोलाकार दर्पण का क्या होगा? केंद्र होगा। नॉर्मल सी बात है कि गोलाकार दर्पण को हम क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। और गोलीय दर्पण जो होता है ना बेटा, वो दो प्रकार का होता है। एक होता है तुम्हारे पास क्या? उत्तल दर्पण, और एक होता है तुम्हारे पास क्या? अवतल दर्पण। अगर हम इसको बीच से काट दें, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अगर मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, तो बीच से काट रहे हैं, ये हमारा गोलीय दर्पण है, ये हमारा क्या है? गोलीय दर्पण। ठीक है, अगर सोचिए अगर मैं इसको बीच से काटता हूं, देखो पहले जहां पे मैंने ये लाइन खींचा है ना, इसका मतलब यहाँ पे पॉलिश वाली सतह ही है। ये क्या है? पॉलिश वाली सतह है ये। ठीक है, ये बन गया हमारा गोलीय दर्पण। अच्छा, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहले नंबर में आपके पास अगर बात करते हैं तो देखिए, दोनों देखिए, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के हुए? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, और दूसरा होता है आपके पास अवतल दर्पण। पहचान देखिए, पहचान आपको कैसे करना है, ध्यान से सुनिए। एक वर्ड आपको बताता हूं मैं, परावर्ती पृष्ठ, परावर्ती सतह, परावर्ती सतह। इस शब्द का मतलब ये है चमकदार पृष्ठ, चमकदार पृष्ठ। अब ध्यान सुनिएगा, समझने का थोड़ी सी प्रयास करिएगा। अगर हमको से शब्दों का ही महत्व हमको नहीं पता होगा तो हम कैसे समझ में आएगा? समझ में नहीं आ सकता। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? परावर्ती सतह का मतलब ये होता है जहां से प्रकाश किरण परावर्तित हो जाएं। तो कहां से होंगी? चमकदार पृष्ठ से ही होंगी ना, इसके अतिरिक्त तो हो नहीं सकती हैं। तो परावर्ती सतह का मतलब क्या होता है? चमकदार पृष्ठ से टकराकर वापस लौटना। ठीक, तो परावर्ती पृष्ठ कौन होगा बेटा? ध्यान से समझो। चमकदार पृष्ठ मतलब ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला, अगर मैं यहां से कलर चेंज करके बताता हूं आपको, अगर मैं इस कलर की बात कर, ये वाले की बात कर रहा हूं, इसकी, आप ये देखिए, और साथ में इसकी भी बात मैं कर रहा हूं। ठीक है, ये मतलब पॉलिश के अंदर वाला सतह ये क्या है? ये आपका परावर्ती सतह है, परावर्ती सतह। ये भी परावर्ती सतह है, परावर्ती सतह है। जहां से प्रकाश किरण टकरा कर वापस लौट जाती है उसी को हम कहते हैं परावर्ती सतह। ध्यान से समझिएगा। ठीक, अब सुनिए, देखिए फिजिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। वैसे हर एक सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, लेकिन जब आप ध्यान से सुनने और समझने का प्रयास करेंगे, मैंने पहले बताया ना कि कोई भी चीज इतनी डिफिकल्ट नहीं होती है कि वो चीज आपके समझ में नहीं आए। आप समझने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं, इसलिए तो समझ में नहीं आ रहा है। कोशिश करिए, ठीक है, और उसके बाद आप बताइएगा मुझे कि वीडियो कैसी लगी। ठीक है, अगर आपको कहीं पे डाउट जा रहा है, दिक्कत जा रहा है, तो आप मुझे बताइएगा, या फिर आप थोड़ी सी रिवाइज करके देखिएगा, ठीक है, बैक करके देखिएगा, फिर से एक बार देखने का प्रयास करिएगा और समझने का प्रयास करिएगा, सब समझ में आएगा। ठीक है, बहुत ही सारी चीजों को मैं बताऊंगा, एक एक टॉपिक्स को बताऊंगा, और यहाँ तक बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके लिए। लेकिन कुछ चीजों को तो याद रखना पड़ेगा ना, तो आपको याद करना ही पड़ेगा। उत्तल का मतलब होता है, ऊ का मतलब समझिए, देखिए इस ऊ से समझिए उभरा हुआ। इस ऊ का क्या मतलब हुआ? उभरा हुआ। जिस दर्पण का, देखिए ये जो दर्पण, अगर हम इसको बीच से काट दें, ठीक है, जिस दर्पण का परावर्ती सतह उभरा हुआ होता है उसे उभरा हुआ, ठीक है, जिस दर्पण का, जिस दर्पण का परावर्ती सतह, परावर्ती
सतह उभरा हुआ होता है, उभरा हुआ होता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण कहते हैं। अब ध्यान से देखिएगा और समझने का थोड़ी सा प्रयास करिएगा, फिर मुझे बताइएगा। देखिए अगर मैं इसको काटूं तो ये वाला पोर्शन आप ध्यान से देखिए, उभरा हुआ है ऐसा, आपको ऐसा दिखाई देगा। ये अंदर की ओर तो पॉलिश है, लेकिन ये उभरा हुआ दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? देखिए इस केस में क्या है? उभरा हुआ है, मतलब ये परावर्ती सतह है। उभरा हुआ, उभरा हुआ परावर्ती सतह, ठीक। मतलब जिस दर्पण का चिन्ह परावर्ती सतह उभरा हुआ होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। तो देखिए ये ऊपर की ओर उठा हुआ है, उभरा हुआ है, इसका मतलब यही क्या है? उत्तल दर्पण है। और जिस दर्पण का परावर्ती सतह दबा हुआ होता है, चिन्ह क्या होगा? दबा हुआ होता है। जिस दर्पण का, चलिए इसको भी डिफाइन करते हैं और इसको भी देखते हैं। जिस दर्पण का परावर्ती सतह ये तालिका है बेटा, सतह दबा हुआ होता है, दबा हुआ होता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहेंगे? अवतल दर्पण कहते हैं। अच्छा ध्यान से देखिए, ये इसका परावर्ती सतह है, दबा हुआ, ठीक। तो इसका मतलब ये कौन सा दर्पण है? देखिए परावर्ती सतह दबा हुआ है यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये हुआ आपका अवतल दर्पण। अच्छा कुछ कंफ्यूज भी होते हैं बेटा, इसको हम ऐसा भी तो बना सकते हैं। देखिए आप, क्या मैं इसको ऐसे बना दूं तो ये पॉलिश वाला सतह है। अब आपको दिख रहा है कि ये दबा हुआ है। देखिए परावर्ती सतह क्या है? परावर्ती सतह मतलब दबा हुआ है ना, दबा हुआ। आप पहचान तो सीखो पहले, दबा है परावर्ती, जहां से प्रकाश में टकरा कर जाएगी वो दबा हुआ दिख रहा है। देखिए अंदर की ओर घुसा है, इधर भी अंदर की ओर ही घुसा हुआ है, दबा हुआ है, ठीक है। अच्छा मैं इसको भी तो बना सकता था ऐसे ही, देखिए, ठीक, कि मैं इसको ऐसे बना सकता था। ये देखिए अंदर की ओर पॉलिश है, लेकिन बाहरी सतह क्या है? अगर देखा जाए तो आपका क्या है? उभरा हुआ है कि नहीं है? तो देखिए ये क्या था? आपका उभरा हुआ है, ठीक। परावर्ती सतह ये है। क्लियर हुआ मैंने क्या कहा? तो ये था मेन पॉइंट, ठीक ना, कि दर्पण जो है लगभग आप क्या होता है, अपने प्राप्तित संपूर्ण प्रकाश विकिरणों को क्या कर देता है? वापस कर देता है, परावर्तित कर देता है। और गोलाकार दर्पण को कहते हैं गोलीय दर्पण, क्योंकि यहाँ पे आपके पास गोलाकार, पहले दर्पण के बारे में अपन जानेंगे, फिर हम दर्पण के बारे में भी आपको बताएंगे, देखेंगे। फिर प्रतिबिंब कहाँ कहाँ पे बनता है ये भी अपन को देखना है, पर फिलहाल कुछ चीजों को आप ध्यान रखिए, ठीक ना। तो गोलाकार दर्पण को हम गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलाकार दर्पण यानी गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक होता है आपके पास उत्तल दर्पण और एक क्या होता है आपके पास? अवतल दर्पण, ठीक है। हम गोलाकार दर्पण के बारे में बात कर रहे हैं, उसके प्रकार के बारे में बात कर रहे हैं, बाकी नहीं समतल दर्पण वगैरह के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। हाँ समतल दर्पण से ध्यान आया, समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो अनंत होती है, ठीक है। ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ लेता है। हाँ तो यहां तक मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। मैं इसके आगे भी चलता हूँ, थोड़ी सी कुछ चीजें के बारे में बताता हूँ आपको, ध्यान रखिएगा थोड़ी से, तो ज्यादा आसान आपके लिए बनेगा, थोड़ी सी बेस्ट भी बनेगा। चलिए मुख्य बिंदु, अगर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? मुख्य बिंदु के बारे में। मुख्य बिंदु, अच्छा मुख्य बिंदु हैं कौन कौन से, पहले ये तो देखो, ठीक है। पहले आप एक बार पुनः, ठीक है, क्या बनाओगे? गोलाकार
दर्पण, यानी गोली दर्पण आप बनाओगे, बन गया, बहुत ही जल्दी से अपन बनाएंगे। ध्यान से सुनना है, समझना है, प्रयास तो करिए, सब कुछ समझ में आएगा। अब ध्यान से सुनिए, पहले अगर हम मुख्य बिंदु के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ मुख्य बिंदु के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं ध्रुव के बारे में। मैं दर्पण की ध्रुव के बारे में बात कर रहा हूँ, किसी लड़के की ध्रुव के बारे में बात, किसी लड़के का नाम ध्रुव है उसके बारे में बात नहीं कर रहा मैं। अब ध्यान से सुनिए, ये वाला सतह इसका क्या हुआ, पॉलिश वाला हुआ, ये वाला अंदर वाला भी क्या हुआ, पॉलिश वाला हुआ। ठीक, ध्यान से सुनना है कि ध्रुव क्या है। अच्छा बेटा, ध्रुव को लिखा जाता है पी से, याद कर लो, ध्रुव को लिखा जाता है पी से, इसीलिए मैंने लिख दिया पी। ठीक है, ध्रुव को किससे लिखते हैं, पी से लिखते हैं। और ध्रुव है क्या, ये ध्यान से सुनना है। ठीक है, गोली दर्पण के परावर्ती पृष्ठ, ये है परावर्ती पृष्ठ, ये परावर्ती पृष्ठ। ठीक है, गोली दर्पण के परावर्ती पृष्ठ के मध्य बिंदु को, बिल्कुल बीच के बिंदु को, देखो ये परावर्ती पृष्ठ है, इधर भी परावर्ती पृष्ठ है, मतलब इधर भी आप कह सकते हो। ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं, पर हम एक ही तरफ कहेंगे। गोली दर्पण के परावर्ती पृष्ठ, जहां से प्रकाश किरण टकरा के जाती है, गोली दर्पण के परावर्ती पृष्ठ के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। डिफिनेशन आपको खुद ही लिखनी है, ध्यान से सुनिए। मैंने क्या कहा, परावर्ती पृष्ठ के गोली दर्पण के, ये भी तो गोली दर्पण हुआ, ये भी तो गोली दर्पण है, भले दो पार्ट में टूट गया तो क्या हुआ, है तो गोली दर्पण ना। गोली दर्पण के परावर्ती पृष्ठ, ये परावर्ती, ये गोलाकार दर्पण है, परावर्ती पृष्ठ का मध्य बिंदु इधर ले लो, चाहे आप इधर ले लो। गोली दर्पण के परावर्ती पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, लिख लीजिए। ठीक है, गोली दर्पण, गोली दर्पण के परावर्ती पृष्ठ, परावर्ती पृष्ठ के मध्य बिंदु को, ये बिंदु लिखा हूं, को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। इसे पी से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, पी से लिखते हैं। ठीक, सेकेंड पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, कोशिश करिए याद हो जाएगा। गोली दर्पण के परावर्ती पृष्ठ के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दूसरा है वक्रता केंद्र। सेकेंड टॉपिक क्या है, वक्रता केंद्र। बेटा वक्रता केंद्र को हम सी से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, सी से लिखते हैं। अब ध्यान सुनिए, गोली दर्पण के मध्य बिंदु, कुल मिला के गोली दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, नॉर्मल सी बात है। गोली दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, लिखते हैं, सी से लिखते हैं। रट के रखिएगा, सब अभी जरूरत पड़ने वाला है बेटा, ध्यान रखना आप एक चीज को। ठीक है, ये सब अभी जरूरत पड़ेंगे। ठीक है, इसलिए बहुत अच्छी तरह से आपको समझना है। अब अगला टॉपिक हमारा चलता है वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। इसको लिखते हैं बेटा कैपिटल आर से, किससे लिखते हैं, कैपिटल आर से। पता है वक्रता केंद्र, सी क्या है, वक्रता केंद्र, और ये क्या है, पी है, पी मतलब ध्रुव। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, याद कर लीजिए। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या, त्रिज्या कहते हैं। इसे आर से लिखते हैं, इसे कैपिटल आर से लिखते हैं। ठीक, कितना नॉर्मल सा बताइए। ठीक है,
गोलीय दर्पण के परावर्ती पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। नॉर्मल सा तो सब याद हो रहा है बेटा, क्या दिक्कत है। अब ध्यान से देखिए, एक वर्ड आता है आपके पास मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, ध्यान से सुनिए। चलिए मैं इस डायग्राम को थोड़ी से नीचे लेके आ जाता हूं, तो साइड में रखता हूं मैं, ताकि आपको दिखाई दे, तब तो आप समझेंगे, नहीं तो समझेंगे कैसे। मुख्य अक्ष, देखिए वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली काल्पनिक रेखा, किसी हम एक काल्पनिक रेखा को मान लेते हैं कि कोई रेखा जा रही है, थोड़ी सी कल्पना कर लेते हैं। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली काल्पनिक रेखा को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहते हैं। हम ऐसा लिख देते हैं कि वक्रता केंद्र अच्छा इसको लिखते कैसे हैं, तो मुख्य अक्ष जो है ना बेटा, इसको हम पीसी से लिखते हैं, यही पी और सी, ठीक ना। आप क्या लिखेंगे इसे, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। इसे पीसी से लिखते हैं। ठीक, देखिए याद कर लीजिए, वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, नॉर्मल सी बात है ये। अब हम मुख्य अक्ष के बाद हम बात करते हैं, ठीक है, अगर बात करते हैं तो मुख्य फोकस, एक वर्ड है मुख्य फोकस। ध्यान से सुनिएगा, ये आपका क्या हुआ, मान लीजिए ये हमारा बन गया दर्पण। अच्छा ये देखिए, इसका परावर्ती पृष्ठ दबा है, मतलब ये क्या है, अवतल दर्पण है। और ये इसका मान लेते हैं कि ये क्या है, ध्रुव है। और ये हमारे पास क्या है, ये वक्रता केंद्र है। और इस वक्रता केंद्र से होकर जो रेखा जा रही है, तो जिसके कारण ये क्या बन गया, वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। ध्यान से सुनिए, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर, मतलब कि ये पीसी के समांतर आपतित होती है। जब कोई प्रकाश किरण, ध्यान से सुनिए, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है। देखिए ये पीसी मुख्य अक्ष है, इसके समांतर प्रकाश किरण आपतित हो गई। समांतर मतलब एक दूसरे को कभी ना काटे। अच्छा समांतर आपतित हुई तो आर पार तो जा नहीं सकती, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो पॉलिश वाली सतह है ना, ये क्या है, पॉलिश सतह, ठीक है, मतलब टकरा के जाएगी। तो जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है और परावर्तन के पश्चात, यानी टकराने के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। याद करिए, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, ये मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है और टकराने के पश्चात जिस बिंदु से होकर के जाती है, उसे को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं क्या, मुख्य फोकस कहते हैं। तो डायग्राम भी आप बना लीजिएगा, ठीक है, ज्यादा अच्छा रहेगा। जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तथा टकरा कर जिस बिंदु से होकर वापस जाती है। ठीक, जब कोई प्रकाश किरण क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तथा टकरा करके जिस बिंदु से होकर जाती है, लिख सकते हो, ठीक है, जिस बिंदु से होकर जाती है उसे, उस बिंदु को, ठीक ना, उसे मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। हाँ, अब बनेगा आपके पास क्या, इसे कैपिटल एफ से लिखते हैं, ध्यान रखिएगा, इसे कैपिटल एफ से लिखते हैं।
एक पॉइंट आपके पास और निकल के आएगा, फोकस दूरी। ठीक, ध्यान से सुनना, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से लिखते हैं, इसे स्मॉल एफ से लिखते हैं। ठीक, ये हो गया। एक वर्ड आता है द्वारक। गोली दर्पण, द्वारक का मतलब है द्वार, ठीक है, रास्ता, आने का रास्ता, प्रकाश कितने भाग से आ सकती है, कितने, जिसको हम गेट कहते हैं, द्वार कहते हैं, ठीक है, वही है द्वारक। गोली दर्पण के परावर्ती सतह के वृत्तीय नेमी के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। ठीक, इसे किसी से नहीं लिखना है। अब देखो, ये अवतल दर्पण हुआ आपका, ठीक, और ये परावर्ती सतह, क्योंकि यहीं से तो ये परावर्ती सतह है, परावर्ती सतह। तो ये जो वृत्तीय नेमी का व्यास है ना, ये देखिए, ये व्यास कहेंगे हम इसको। ठीक, तो यहाँ इतने से पोर्शन, इतने ही भाग से, यानी यहाँ से और यहाँ से, इतने भाग से पूरा प्रकाश अंदर आ जाएगा। तो यही क्या कहलाता है, दर्पण का द्वारक कहलाता है, रास्ता, द्वार जिसको हम कहते हैं। तो देखिए, गोली दर्पण था, गोली दर्पण के परावर्ती पृष्ठ की वृत्तीय नेमी, ये वृत्तीय नेमी है, ये वृत्तीय नेमी के व्यास को हम क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। ठीक, तो चलिए एक बार बहुत ही कम समय पे अपन 2 मिनट के अंदर रिवीजन करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। गोलाकार दर्पण को क्या कहते हैं, गोली दर्पण कहते हैं। गोली दर्पण के केंद्र को हम क्या कहते हैं, गोली दर्पण के केंद्र को हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। गोली दर्पण के परावर्ती पृष्ठ के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं, पी से लिखते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे हम आर से लिखते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली काल्पनिक रेखा यानी रेखा को हम क्या कहते हैं, मुख अक्ष कहते हैं, जिसे हम पीसी से लिख देते हैं। जब कोई प्रकाश किरण क्या होती है, मुख अक्ष के समांतर क्या होती है, ये मुख अक्ष है, ये सी हुआ आपका, और ये वाला पॉइंट पी हुआ, मुख अक्ष के समांतर आपतित होती है और परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, वो क्या कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है। मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। ठीक, गोली दर्पण के वृत्तीय नेमी के व्यास को हम क्या कहते हैं, वृत्तीय नेमी के व्यास को हम क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। ठीक, ये पॉइंट है। आज की क्लास इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि अगर आप ये नहीं सीख पाए या ये नहीं जान पाए तो आप आगे की क्लासों को कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। आगे के समस्त टॉपिक्स जो है ना, उसमें से आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। इसलिए कोशिश करना है आपको कि आज आप संपूर्ण क्लास को बिल्कुल क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, यहाँ तक कि जब आप एक आध बार देख लें और अगर आपको समझ में आ गया तो आपको याद रखने के लिए डबल स्पीड करके आप देख लीजिए, ठीक है ना। जो क्या है आपके पास, नॉर्मल स्पीड से हटा के डबल स्पीड करके आप देख लीजिए, ताकि वो चीजें आप जब सुनेंगे ना तो बहुत सारी चीजों के बारे में आप सीख पाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू डियर, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, अब आप कोशिश करिए इन सारे टॉपिक्स को समझने के लिए, और ये वीडियो आपको कैसे लगी ये आप जरूर बताइएगा। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, सारी चीजें आप बताइएगा। और यदि कोई कॉन्सेप्ट आपको समझना है, सीखना है, ठीक है, यदि कोई टॉपिक है आपके पास कि हमसे ये व्यंजक नहीं बन रहा है, तो आप कमेंट जरूर करिए, मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, हम सबका कोचिंग, ये चैनल का नाम है हम सबका कोचिंग, आप सर्च कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए, ताकि सभी कोई पास हो सके, अच्छे अंक ला सके, सीख सकें। ठीक है, उद्देश्य है सीखने का और नंबर भी ज्यादा ला सके। बहुत ही जल्द मैंने आपको बताया भी था कि बहुत ही जल्द मैं आपको फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस भी आपको बताऊंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बस आज के लिए डियर बस इतना ही। अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू डियर।